जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। आज का जो ये हमारा संपादकीय है वो आपके पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मेंस की दृष्टि से देखेंगे तो GS 3 में इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है जिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं। साथ ही ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टॉपिक है, मुद्दा है जो हमेशा छाया हुआ रहता है और आगे भी कभी ना कभी आप लोगों को, कभी जब मेंस देना हुआ, इंटरव्यू देना हुआ, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो इसके बाद से कोई भी घटनाएं होती हैं, कोई भी चीज़ जुड़ी हुई होती हैं पर्यावरण की दृष्टि से, और ख़ास तौर पे जब बात आएगी वेस्ट की, कचरे की, तो ये आप आराम से इस चीज़ पर अंडरस्टैंडिंग बनाकर समझ सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं और कहीं पे भी अपनी बात रख सकते हैं। तो यहाँ का जो आज संपादकीय है, इसका टॉपिक आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है कचरे का भार ढोते गरीब देश। तो यहाँ से एक पहली लाइन जो हमें समझ में आ रही है वो ये है कि जो भी अमीर और विकसित देश हैं वो अपने देश का जो भी कचरा है वो गरीब देशों को, विकासशील देशों को, जो वो देश जो विकसित नहीं हैं उनको सप्लाई कर देते हैं, उनके यहाँ भेज देते हैं और अपनी जो जिम्मेवारी है वो अपने स्तर पे वहाँ से छुटकारा पा जाते हैं। लेकिन इनके कचरे का जो भार है वो गरीब देश सहते हैं, वहाँ पे प्रदूषण बढ़ता है, वहाँ के लोगों को दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। उसी के ऊपर ये संपादकीय लिखा गया है। आइए इसके एनालिसिस के अंदर चल के देखते हैं कि आखिर क्या बात लिखी गई है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत में इन्होंने बोला कि एक अनोखा विवाद है दो देशों के बीच में जो 2013 से 2019 के बीच में हमें देखने को मिला। ये दो देश थे कनाडा और फिलीपींस। अब हुआ क्या था कि कनाडा अपने देश के जो प्लास्टिक होते थे, जो अपने कचरे होते थे, घरेलू कचरे, डोमेस्टिक वेस्ट जिसे हम बोलते हैं, उसे पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट के नाम पे, यानी रिसाइकल्ड प्लास्टिक वेस्ट के नाम पर फिलीपींस को भेज दिया करता था शिप से। अब सब लोगों को यही लगा कि इतने दिन से कनाडा जो जहाज में कचरा भर के भेज रहा है अपने देश का, वो उसके नॉर्मल घरेलू कचरे नहीं हैं, बल्कि अपशिष्ट पुनर्चक्रित प्लास्टिक है, रिसाइकिल्ड प्लास्टिक वेस्ट है। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो तो इस पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट के नाम पर अपने घर के, अपने देश के घरेलू कचरों को भी भेज दे रहा है। तो इसका सीधा सीधा नुकसान फिलीपींस को उठाना पड़ रहा था। फिलीपींस ने उनके कंटेनरों को आने से मना कर दिया और लगभग 113 115 कुछ कंटेनर जो कनाडा ने भेजे थे शिप में, उसमें से 70 से अधिक को वापस लौटाना पड़ गया। इससे हमें ये पता चला कि कैसे विकसित देश कूड़े का निस्तारण जो है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्पोजिशन जो है, वो खुद ना करके अंतर्राष्ट्रीय समझौते के नाम पर, अब ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता आपका कौन सा है ये हम देखेंगे आगे, बेसल समझौता है, बेसल अग्रीमेंट है। इस समझौते के नाम पर उसे गरीब और विकासशील देशों में निर्यात करते आए हैं अभी तक। और ये कहानी सिर्फ कनाडा और फिलीपींस के बीच में नहीं है। इस जो ये कचरा का भार है, इसमें अफ्रीकी देश, भारत, चाइना, सारे विकासशील देशों ने कभी न कभी इसका भार सहा है, इसकी दिक्कतें सही हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि गौरतलब है कि कनाडा और फिलीपींस दोनों ही देशों ने बेसल समझौते का हिस्सा बना था। तो देखिए, बेसल समझौता जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आखिर ये बेसल समझौते की बात की क्यों गई है। 1989 की बात है, 1989 की। स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है बेसल, वहीं पर ये अग्रीमेंट हुआ था, बेसल अग्रीमेंट यानी कि बेसल समझौता। अब देखिए इसका लक्ष्य क्या था। इस समझौते का लक्ष्य ये था कि जो भी खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ हैं, यानी कि डेंजरस वेस्टेज प्रोडक्ट हैं, तो इन खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के प्रसार और निस्तारण नियंत्रण के लिए ये समझौता किया गया था। सिंपल सा इसमें यह बोला गया था कि कोई भी देश अपने देश के अंदर घरेलू स्तर पे किसी भी तरह का कचरा, अगर खतरनाक कचरा का वो उत्पादन करते हैं या ढेर जमा होता है, तो वो किसी दूसरे देश में जाकर उसको डंप नहीं करेंगे, उसको ले जाके वहाँ पर कचड़े का ढेर नहीं बनाएंगे दूसरे देश में ले जाकर। ये इसमें मना किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि दूसरे देशों के भी जो पर्यावरण है उनको किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाया जा सके। हालांकि विकसित देशों ने बड़े दिमाग के साथ क्या किया, जो आपका रिसाइकिल्ड वेस्ट था उसको, पुनर्चक्रित जो भी अपशिष्ट थे, उन पदार्थों को
तो वो भेज ही रहे थे दूसरे देशों में, विकासशील देशों में, उसी में अपने देश के घरेलू वेस्टेज को भी भेज रहे थे वो। अब वो अपने इस घरेलू वेस्ट को वहाँ पर रिसाइकिल नहीं करना चाहते थे, पुनर्चक्रित नहीं कर पाते थे क्योंकि महंगा महंगा होता था, तो उसको ले जाके दूसरे देश के अंदर डंप कर दिया। अब इसका नुकसान जो है वो देश सह रहे थे। इसका इन्होंने एग्जाम्पल में ये भी बोला कि चाइना के साथ क्या होता था। चाइना पहले एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। चाइना की तरफ से जब कंटेनर जाता था एक्सपोर्ट होके, कंटेनर खाली हो जाता था। इस खाली कंटेनर में ये लोग क्या करते थे, विकसित देश, खासतौर के यूएसए जैसे देश, उसमें अपने देश के घरेलू कचड़ों को भर के चाइना को भेज देते थे। अब चाइना जो है विरोध इसलिए नहीं करता था क्योंकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उसके यहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोडक्ट यूएसए के साथ, यूएसए की तरफ से आ रहा था, वो चाइना उनका रिवर्स इंजीनियरिंग करता था। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब कि कूड़े का जो रूप उसके पास पहुंच रहा है यूएसए की तरफ से, उसमें बदलाव करके वो ओरिजिनल प्रोडक्ट तक पहुंचना चाहता था कि आखिर ये चीज़ बना कैसे था। और चाइना को इसमें फ़ायदा दिखा। चाइना को लगा कि हम कचड़े से अपना फ़ायदा कमा रहे हैं, हम चीज़ों को पता कर ले रहे हैं कि कोई चीज़ बनी कैसी है, मुझे उसका बेसिक एलिमेंट पता चल जा रहा है। क्योंकि जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या किसी भी चीज़ का कचड़ा करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है, वो अपने उस रूप में टूटता है जहाँ से वो बना था। हालांकि जब समय बीतता चला गया तो यही विकसित देश जब चाइना में भेजते चले गए इस प्रोडक्ट को, वेस्ट को, तब चाइना को लगा कि अब हम पुनर्चक्रित नहीं कर पाएंगे इन अपशिष्टों का, इन वेस्ट का, तो फिर उसने मना कर दिया। और जब चाइना ने मना कर दिया तो यही यूएसए जैसे विकसित देशों ने चाइना के बगल में जो आपके दक्षिण पूर्वी देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया वाले देश हैं, जिसमें आपका म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, यहाँ पर उन्होंने, वियतनाम है, वहाँ पे उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। तो यही इन्होंने बोला है कि ये 1990 के दशक के यूएस और चाइना के बीच का जो ये कूड़े के ढेर को लेके एक रिलेशन स्थापित हुआ था, इसने विकसित देशों की आदत इतनी ख़राब कर दी कि वो विकासशील देशों में अपने कूड़े के ढेर को भेजने की आदत से मजबूर हो गए। अन्य उदाहरण में भारत का जिक्र किया गया। भारत के बारे में इन्होंने बताया कि भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं रहा और भारत में भी विकसित देशों ने, जैसे यूएसए जैसे देश थे, उन्होंने अपने पुराने जहाज़ों के निस्तारण के लिए अपना भारत को पसंदीदा जगह चुना। तो पुराने जहाज़ जो उनके टूट जाते थे, जो वेस्ट बनता था, उससे कचड़ा बनता था, उसको ले जाके वो भारत में लाके ढेर बना देते थे उसका। यही बातें यहाँ पे बोली गई हैं। अब देखिए, जो बेसल समझौता हमने ऊपर बात बोला, उस बेसल समझौते में एक नोट पॉइंट ये है कि लगभग सभी देशों ने दुनिया में अब बेसल समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं, उसे अपना लिया है। लेकिन अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो कि बेसल समझौते को नहीं मानता है। तो प्रीलिम्स में मान लीजिए बेसल समझौता, जो अभी हमने ऊपर बेसल एग्रीमेंट देखा है, उस पर आपका एक स्टेटमेंट वहाँ से आ सकता है कि ये कहाँ पे था, क्यों था और कब हुआ। और दूसरे लाइन में वो ये जिक्र कर सकते हैं कि अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो कि बेसल समझौते को नहीं मानता है। हो सकता है अमेरिका का नाम दे के वो रशिया, चाइना या किसी और देश का नाम दे दें। तो चूंकि एकमात्र देश है अमेरिका जो इस समझौते को नहीं मानता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए, इसके आगे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट शब्द है जो हमें ध्यान देना है, वो है कचरा उपनिवेशवाद, जिसे हम बोलते हैं कि वेस्ट कॉलोनलिज्म। अब ये कचरा उपनिवेशवाद जो है, ये शब्दावली का प्रयोग पहली बार 1989 के बेसल समझौते में अफ्रीकी देशों द्वारा अपनाया जा रहा था। क्यों? ताकि वो इस विकृत और गैर बराबरी वाले रवैये के लिए अपनी आवाज़ उठा सकें। तो उन्होंने बोला कि पहले यही विकसित देश जो थे, ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने उपनिवेशवाद, हम सभी पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर किस तरीके से देशों पे राज किया, और जब हम आज़ाद हो गए हैं तो फिर अपने कचरे को हमारे यहाँ ला के आप ढेर बना रहे हैं। तो बेसल समझौता जो था 1989 का, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो हो सकता है कि परीक्षा में आपसे ये भी पूछा जा सके कि कचरा उपनिवेशवाद या फिर वेस्ट कॉलोनलिज्म, ये जो शब्द है, ये पहली बार कब लिया गया और कहाँ पे, किस समझौते के तहत इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो शब्द है, ये आपका 1989 यानी कि 1989 में अफ्रीकी देशों के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया बेसल समझौते के दौरान, यानी कि बेसल एग्रीमेंट के दौरान। अब अमीर देशों का जो कचरा है, ये कचरा दक्षिण के देशों में थोड़ा बहुत काट छाँट कर जला दिया जाता है या फिर नदियों में लाके बहा दिया जाता है। अब नदी में लाके आप अपना कचरा बहाएंगे विकासशील देशों के अंदर, या फिर थोड़ा बहुत उसमें काट छाँट करके विकासशील देशों में लाके जला देंगे। तो जब आप जलाएंगे तो वायु प्रदूषित होगा, जब आप नदियों में बहाएंगे तो जल प्रदूषित कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा?
नतीजा ये होगा कि जल, भूमि और वायु की गंभीर प्रदूषण के बाद स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सांस हम और आप लेंगे, जल हम और आप ग्रहण करेंगे नदियों का, तो वो उस समय जो प्राकृतिक संसाधनों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है वो बाद में इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों से होते हुए हम इंसानों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि जो अमीर देश हैं वो असीमित संसाधनों के दोहन का लाभ तो खुद लेते हैं, पर उससे जो उपजा हुआ दुष्परिणाम है उसका भार गरीब देशों पे या गरीबों पर डाल देते हैं। इस कड़ी में भारत ने भी बाद में, देखिए लास्ट में इन्होंने ये बोला है कि इसका विरोध पुरजोर तरीके से विकासशील देश तो करते आ रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो भारत ने G20 की अध्यक्षता की है, उस G20 की अध्यक्षता में आपको पता होगा कि ब्रिक्स के तौर G20 के नाम पे, G20 ग्रुप के नाम पे अफ्रीकी देशों को शामिल किया गया है। तो इसमें इन्होंने यही बात बोली है कि ये जो कड़ी है जो हम अभी तक ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस कड़ी में भारत ने अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स के अन्य देशों के साथ मिलकर दक्षिण के देशों का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा, जिसमें पिछले वर्ष अभी जो G20 समूह का बैठक हुआ भारत में, उसमें भारत ने अफ्रीकी संघ को सदस्यता दिलाकर एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाई है। कैसे? क्योंकि अफ्रीकी देशों को G20 में आप शामिल कर लिए। अब अफ्रीकी देश यहाँ पर यह मुद्दा रख सकते हैं कि ये विकसित देश जो भी हैं G20 के मेंबर, आप अपना देश का कचरा हमारे देश में मत लाइए, उसे हमारे नदियों में मत बहाइए, उसे हमारे हवाओं को मत खराब करिए जलाकर। अब अपनी आप बात रख सकते हैं। पहले आपको कोई एक मंच चाहिए होता या फिर एक मीटिंग बैठानी होती आमने सामने की बाकी देशों के साथ में, जहाँ पर अफ्रीकी देश अपनी बात रख सकते थे, लेकिन भारत ने बखूबी G20 में इनको शामिल करके इनको एक आवाज़ दे दी। इसी का जिक्र इन्होंने लास्ट में किया हुआ है। तो भारत के इस रोल की सराहना की गई है। तो कुल मिला के आज का ये जो संपादकीय है वो यही बताता है कि किस तरीके से विकसित देश विकासशील देशों को अपने कचरे का ढेर बना के रख दिए हैं, लेकिन विकासशील देशों की तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल कड़े तरीके से हो रही है। और भारत ने अफ्रीकी देश को जिस तरीके से G20 में शामिल करके उनको एक आवाज़ प्रदान किया है वो अपने आप में एक सराहनीय कदम है। अब इसका जो डिटेल है ये सारी PDF आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी जैव स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बार आप लोग एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा। अब आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, तुरंत आराम से आप लोग इसको रिवाइज कर पाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।